कुछ लोगों ने कहा कि इंग्लिश में भी डाल दीजिए उसके। सो फाइनली स्कैन होकर के मेरे पास में आंसर स्क्रिप्ट्स आ गई, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। दिवाली सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, तो बहुत लंबा डिस्कशन ना करके आज हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन जो कि 5 मार्कर्स हैं। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। और इनफैक्ट मुझे 2 मार्कर्स को डिस्कस करने में बहुत मज़ा नहीं आता, क्योंकि 2 मार्कर्स में पास में क्रिएटिविटी के लिए कोई स्कोप रहता नहीं है, एंड यू नो हाउ टू राइट बेस्ट आंसर्स फॉर 2 मार्कर्स। यू गेट मोर ऑप्शंस, मोर डाइवर्सिफाइड थिंग्स, एंड rather मोर स्पेस टू एक्सप्रेस द नॉलेज इन 5 मार्कर्स एंड 10 मार्कर्स। तो यहाँ हम बात करेंगे 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन आर इज अ सिंबल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन ऑपरेशन, सो इवेल्युएट। अब इसके लिए व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स दैट वी नीड टू एम्फेसाइज। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसके लिए व्हाट यू शुड डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेंशन दैट व्हाट इज़ अ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर, जैसे कि हम जानते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री मीटिंग। Members ask various questions to inquire the policies, schemes, status and viewpoint of the government. So ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आर का। एंड देन उसके बाद में हम बात करेंगे द एबिलिटी टू फोर्स द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर बाय आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि हम जानते हैं सवाल पूछ के तो हम गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि आप पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कीजिए। ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मेक क्वेश्चन आर्स द ट्रू सिंबल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ मैंने इसका एम्फेसाइज किया कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसको मैंने स्पेसिफिकली देखिए अंडरलाइन भी किया है। नेक्स्ट मैंने इसमें लिखा कि 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो बिकॉज ये मूल्यांकन करना है, यू हैव टू इवेल्युएट। सो हियर द इवेल्युएशन इज डन कि वाई डू वी हैव द इम्पॉर्टेंस और व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन आर। बट उसके बाद में आपको ये बताना पड़ेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि क्वेश्चंस आर ऑफ टाइप्स स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ऑलमोस्ट इतना ही स्पेस आपको ना RAS मेंस में जब आप आंसर्स लिखोगे वहाँ मिलेगा। यहाँ देखिए मैंने स्टार्ड क्वेश्चन को एक ब्लैक कलर के बोल्ड पेन से लिखा है, यहाँ भी मैंने ब्लैक कलर की पेन से लिखा और उसके आगे लिख दिया ओरल आंसर्स, ओरल कॉमा follow up question can be asked. Next is written answer, no follow up question. ये obviously भी बात है कि if the answer is given in written, so the follow up question has to be answered in written only. So the follow up question cannot be asked then and there, it can be asked in writing. Next is short notice question. इसके लिए at least 10 days prior notice for such question has to be given. So this was my answer for the first question of 5 markers. Let's see the next. ये था नीति निर्देश, आई एम सॉरी वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश। हाउ डज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशन एंड द सोसाइटी। तो what are the points to consider here? The first of all, we are talking about DPSP. So the first and foremost thing is DPSP what we are talking about. Next is its role for the development and progress of nation and the society. So what we need to consider is, I wrote the same answer in Hindi with a similar kind of flow diagram. So here also, while making the answer copy as model answers for English medium, I applied the same methodology of having a flow chart or a pictorial representation. Here, role of DSP in development and progress of nation and society, I included 8 points over here. First is concept of public welfare state is there in DPSP. Yes, of course. The अगला है principle of equality, liberty and fraternity is mentioned in DPSP. Yes. Next is special provisions are there for women, children and other needy people such as differently enabled persons or minorities. Next है ban on liquor, animal slaughters and is mentioned over there, and also the promotion of cottage industry. ये सब कुछ है कैसा, ये गांधीवादी विचार कहते हैं हम इनको, यानी गांधीयन फिलॉसफी है ये। सो ये उससे मैंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट इज प्राइम ऑब्जेक्टिव. सो व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग DPSP इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज, इट्स द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ social and economic democracy. Next is suggestion for foreign policy are also mentioned in Article 51, so it is mentioned over here. Next is principle of environment protection are mentioned in DPSP, so it is also included. So I hope आपको एक you got a fair idea कि इंग्लिश मीडियम में भी आंसर्स वैसे ही लिखे जाएंगे, कोई नई चीज़ नहीं है. इट इज़ ओनली दैट आई ट्रांसलेटेड हिंदी आंसर्स इनटू इंग्लिश आंसर्स. प्लीज़ डोंट हैव अ डाउट कि मैंने हिंदी मीडियम में आंसर्स कैसे लिखे. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल कॉम्पिटेंस इन बोथ द लैंग्वेजेस.
मुझसे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में ठीक ठाक बोल भी लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ और एक्सप्रेस भी कर लेती हूँ और ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट को प्रेजेंट कर सकती हूँ। अगला है, एंड इट इज़ ओनली बाय द वर्चू ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज़ नॉट बाय कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, बहुत मेहनत की है, आप भी करेंगे सर्टनली आपको भी हो जाएगा। और इनफैक्ट जो हिंदी मीडियम में कैंडिडेट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहती हूँ, देखिएगा आप 10 साल जब आप काम कर लेंगे आप आर बन करके, तो आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि सारा कम्युनिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही हो रहा होता है। नेक्स्ट इज न्यायिक सक्रियता, विच इज़ judicial review. So it is explain the role of Minerva Mills case, must be in caps, this M must be in caps, Minerva Mills case judgment in strengthening judicial review as a basic feature of the Indian constitution. यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिक फीचर भी नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया गया। वो कैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेंशन कि ये बात किसके संदर्भ में हो रही है, मीन्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस द मैटर। सो द मैटर इज इंट्रोड्यूस्ड एज, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ द बेस्ट आंसर, I just want to emphasize your viewpoint can be far much better than mine. What I want to tell you is how to give presentation to your content, because not only the knowledge, how it is presented also matters. तो यहाँ फॉर द फर्स्ट एंड कोई भी मेरी आंसर शीट देखेगा उसको दिखेगा कि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होने जा रही है, यहाँ बात हो रही है 42nd, यहाँ बात हो रही है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी यहाँ बात करेंगे हम सिग्निफिकेंस की। और सिग्निफिकेंस में मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं। पहला सिग्निफिकेंट पॉइंट लिखा है प्रोटेक्शन फ्रॉम अथॉरिटेरियन रिजीम की बात हो रही है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात हो रही है, फिर सिटीजनशिप राइट्स की बात हो रही है, फिर जुडिशल रिव्यू की बात हो रही है। सो आई एम श्योर मेरे को ना इस आंसर को देखने से एग्जामिनर को ये 4-5 पॉइंट्स तो फौरी तौर पे यानी सुपरफिशियली समझ में आ रहे होंगे। तो मैं भी आपको कहना चाहती हूँ इसका आंसर आप मुझसे अच्छा लिख सकते हो, लेकिन अपने आंसर को और खूबसूरत बनाने के लिए इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड इसके मेजर पॉइंट्स को बुलेटेड फॉर्मेट में लिखिए, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको, चाहे अदर पार्ट इन इंग्लिश इज, जैसे मान लीजिए आपको ये ना सुप्रीम कोर्ट को बोल्ड करना है, आपके पास ब्लैक बोल्ड पेन है नहीं, या फिर आपको हो सकता है गेट पे रोक भी दें और कह दें कि नहीं ये पेन नहीं ले जाने देंगे, XYZ जो भी हो, तो इंग्लिश में एक सुंदर बात यह है कि यू कैन राइट इन ऑल कैप्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो और वो भी दूर से दिखता है, हाईलाइट होता है, और इट डजंट टेक मोर टाइम बिकॉज आप ना पेन चेंज नहीं कर रहे हो, आप उसी पेन को बॉक्स में डाल दीजिए। सो इट इज़ ऑल्सो द सिमिलर, इट विल हैव सिमिलर इम्पैक्ट ऑफ राइटिंग लाइक दिस। इसको भी आप, इसको भी, तो एनीथिंग दैट यू वांट टू हाईलाइट, एनीथिंग दैट यू वांट द एग्जामिनर टू गिव एम्फेसिस ऑन कैन बी ऑल्टरनेटिव रिटन इन मेनी वेज, बट आपको करना चाहिए उसको। अगला है एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हम जानते हैं आर्टिकल 105 में आते हैं, तो हमने लिखा दीज provide for freedom to work or express in legislature at both center and the state levels. Following are the sources. So the first source है article 105. इसमें 2 privileges, 2 privileges are mentioned. First privilege is this, second is this. Next मैंने लिखा है the speech or vote of a member of a parliament or inside it any committee cannot be challenged or questioned in court. ये भी अपने आप में एक parliamentary privilege है. Next is freedom from being arrested. कब? 40 days prior and 40 days after the session. ये भी super kind of privilege है. Then right to exclude strangers, then right to regulate internal proceedings and right to punish members or outsiders for the content of the parliament. तो ये सारे इसके privileges हैं। मैंने 5 नंबर के क्वेश्चन में 6 bullets लिखी हैं। आई एम श्योर ये शायद it justifies that the candidate must get 4 marks in this particular answer. Next is who were the members of State Reorganization Commission, which was formed in 1953 by the Government of India. What were the major factors the commission identified for the reorganization of the states? ये हम जानते हैं कि it's a part of our syllabus, very clearly mentioned. तो straight away we must start because इसमें 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं. So सबसे पहले तो the members are asked. So first of all we must mention the members of State Reorganization Commission were, these were the 3 members, and the person who chaired this commission, उनके नाम के आगे मैंने chairman लिख दिया. Next is what were the factors which were identified for reorganization. तो ये major factors मैंने यहाँ mention कर दिए हैं. Because 5 mark question was there, so I mentioned 5 bullets. And I really want to emphasize this thing again and again कि if it's a 5 marker question, you must try to write
5 different bullets, and all of these must be relevant also. Like here I have mentioned preservation and strengthening of the unity and security of the country was the first factor. Second was linguistic and cultural homogeneity was also required. Then financial and economic and administrative considerations were also there. So similarly you can also mention, I would like to emphasize ki kindly start to practice writing like this or on these lines, or you should also write one answer at your own for the same question. नेक्स्ट है ये फॉर्मेट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इनफैक्ट बहुत कैची सा लगता है और इनफैक्ट एक न्यूनेस ला देता है. मोनोटोनस कॉपी आ रही होती है और अचानक किसी कॉपी में इतना सुंदर सुंदर लगता है तो it attracts actually. So next is communalism can take various forms in politics. You must elaborate. So first of all, because we need to mention various phases of communalism. So I mentioned communalism in politics as a center point, and its 8 aspects I have mentioned: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and all of them are just similar to what I mentioned in 901 Hindi. It is just the translation in English. So यहाँ है the promises of special privilege to people are done, the communal prejudice and appeasement is done, use of religious leaders for campaigns, policies of rather politics of fear is done, then political mobilization on religious lines is done, फिर visiting temples, mosques during election campaigns, वो सब कुछ चीज़ें हैं जो ना, these are different phases of communalism in the politics. फिर है प्रेशर ग्रुप्स पे. सो क्वेश्चन इज हाउ डू द प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पता नहीं ऐसा लगता है जैसे कि ना इस बार 100% पूछा जाने वाली केस लगता है, बिकॉज इस पे अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन कि प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं. इस ऐसा अगर आप डिफाइन करोगे तो यू गेट द एग्जामिनर गेट्स टू नो कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप इज क्लियर टू द candidate who's writing the answers. And then I also mentioned India Against Corruption is one of the pressure groups. फिर है political movements, इसमें मैंने लिखा गुर्जर आंदोलन, पाटीदार मूवमेंट्स, these are political movements. Next is इसका क्योंकि क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है कि ना how do they influence the politics. So ये तो अभी तक जो हुआ है वो सब इंट्रोडक्शन हुआ है, मुद्दे की बात तो यहाँ से स्टार्ट होती है. तो यहाँ से मैंने देखिए 5 points I have mentioned, and important thing I have made in black bold pen. सो आई होप आप शायद आंसर राइटिंग को समझ पा रहे होंगे. हाउ शुड द आंसर मस्ट बी एड्रेस्ड. अगला है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसकी मुख्य विशेषताएं या मेजर फीचर्स के बारे में आपको बताना है. सो यहाँ मैंने कोशिश की कि मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच लिखूँ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, और उसके बाद में फिर इसके जो मेजर फीचर्स हैं उनको मेंशन करूँ. तो जैसे मैंने हमेशा कहती हूँ कि बुलेट्स में लिखना चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट बुलेट सेज इट इज़ फॉर राइजिंग ट्रांसपेरेंसी. नेक्स्ट इसका नेचर क्या है. इट्स नेचर इज इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है ये. इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट. इसका लाइफ स्पैन इज ओनली 15 days. द पीरियड ऑफ परचेज इज 10 days इन ईच ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर. what is the value. It is available in the multiples of 1000, 10,000, 1 lakhs and 1 crore. Next is where you can get it from. You can get it from the specified branches of SBI, and similarly the eligibility is mentioned. Now here you need to see that inside the bullets it was a headline, it was also heading, it was also a heading, so I mentioned them in ब्लैक बोल्ड पेन. और बिल्कुल टाइम नहीं लगता. आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं कौन से मतलब कैसी बातें कर रही हूँ कि ना हम 2-2 पेन बदल लें, क्या हम इतनी फास्ट लिख पाएंगे. अरे भैया मैंने भी लिखा है, आप भी कर सकते हो. आप में तो बहुत एनर्जी है. सीरियसली अपने पोटेंशियल को पहचानो और अभ्यास करो. अगला क्वेश्चन, भारत की राजनीति में लैंगिक समानता. इंग्लिश में चलते हैं. डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंटेंडेड टू अचीव जेंडर इक्वालिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स. तो जेंडर इक्वालिटी के लिए इंडियन, अच्छा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स को रिलेट करना है और फिर देखना है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अवेलेबल है. तो हमें सबसे पहला तो ये है कि आर्टिकल 15 में ही कहा गया है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन जेंडर एंड शैल प्रोवाइड फॉर स्पेशल रिलीफ टू वुमेन. नेक्स्ट इज आर्टिकल 39. इसके साथ मैं ये कहूँगी 15 के साथ 16 की बात करनी चाहिए, लेकिन 16 इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. तो मुझे लगता है कि यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स तो 16 भी इंक्लूड किया जा सकता है, आप छोड़ सकते हो, आपकी इच्छा है. आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क.
सिमिलरली 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने वुमेन को रिजर्वेशन की प्रावधान किया था ताकि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। फिर यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज मीन्स द एलिजिबिलिटी टू कास्ट वोट, सो इट इज़ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एज वेल, कुछ भी कह सकते हैं इसको। सो इट्स ओनली एज बेस्ड, इट डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन जेंडर। देन आर्टिकल 42, it means the state shall provide for maternity relief, it is also a constitutional provision. Next is article 51, it talks about, because it talks about the fundamental duties, and there we have a fundamental duty of that we must renounce any practices that are derogatory to women. So these are some of the provisions which are available in Indian constitution. मैं आपको कहना चाहती हूँ, you must simultaneously also remember what are some of the provisions for my SC and ST, scheduled caste and scheduled tribe, or you must also remember some provisions for say children, for the welfare of children, so like right to education, or जो चाइल्ड राइट्स के लिए we do have that article 22 provisions. So I think child labor banning and stuff, so that is also something to be remembered. So I think this example is fair enough to tell you that how to approach a question and how to present it in the form of answers. So far I have tried to explain you only 5 markers questions. अगर आपको एक्सक्लूसिव क्लासेस चाहिए तो उसके लिए I'll see to it, because I'm getting so many phone calls and messages कि मैम एक्सक्लूसिव क्लासेस हमें दीजिए, 1-on-1 लाइव सेशंस दीजिए। I'll see to it मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक एन ऐप, बिकॉज वीडियो बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है। पहले स्कैन करो और फिर उसका PPT बनाओ, एडिट करो, अपलोड करो, थंबनेल्स बनाओ, मेल्स के जवाब दो, बट सिर्फ कुछ ना कुछ कोशिश करूँगी सो दैट आई कैन कनेक्ट विद सम ऑफ यू इन पर्सन इन लाइव to make you write more answers. So till then तैयारी तो जारी रखनी ही है आपको, आंसर राइटिंग आपको शुरू करनी ही है। और मैंने मेंस के आंसर्स भी कुछ लिखे हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो एक्चुअली पूछे गए थे 2018 का सैम्पल मॉडल आंसर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, वो भी मैं आपके साथ लेकर के आऊँगी। और to all the medium candidates, all the aspirants who are appearing for RAS means, please मीडियम को बाधा मत बनाइए। सिर्फ आप ये देखिए कि कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है, कंटेंट तक आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। शब्द हो सकता है आपको हिंदी के लेने पड़े, इंग्लिश के लेने पड़े, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम, लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ वी शुड रीच टू द आंसर एंड व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और उसको प्रेजेंट कैसे करना है और सारी डिमांड्स को एड्रेस कैसे करना है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी मिलते हैं, थैंक यू सो मच।